हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2021 को जो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसी का संपूर्ण व्याख्या लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ये 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका संपूर्ण व्याख्या करूँगा और आपको बता दूँ कि जुलाई 2024 में प्रस्तावित आपके एग्ज़ाम में ये P/Q काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में सीटेट प्रश्न कैसे पूछता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश रूप में वर्णित करते हैं। साथियों, जीन पियाजे महोदय ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए। उसी चरण में साथियों आपको बता दें कि इन्होंने संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्टैटिस्टिक्स को जो है स्कीमा के रूप में वर्णित किया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि स्कीमा जिसे हम ज्ञान का पैकेट कह सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्कीमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। साथियों, यहाँ पे जो विकास का मुख्य गुण है, आपको बता दें कि विकास का मुख्य गुण जो कि जीन पियाजे जिस पे पूरा जोर देते हैं, तो वो है साथियों विचार सोच में केंद्रीकरण। साथियों, केंद्रीकरण पे जीन पियाजे महोदय जो है उनके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो उन्होंने जोर दिया है वो विचार और सोच में केंद्रीकरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। साथियों, विकास जो है विभिन्न सामाजिक और संस्कृतियों में जो है विकास अलग अलग होता है। साथियों, अलग अलग होता है, इसीलिए विकास बहुआयामी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास बहुआयामी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। साथियों, आपको बता दें कि लेव-वाइगोत्स्की महोदय ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि बच्चा जो है समाज के माध्यम से सीखता है, जिसमें उसमें MKO मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद इसके फोल्डिंग आदि चीज़ें उनको जो है समाज के द्वारा दी जाती है, जिससे उनका विकास और उनके भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के किस रूप में देखा जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आपको जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बता दें कि एक प्रगतिशील कक्षा में जिसमें जो है अधिगम अक्षमता SC/ST और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक रूप से
पिछड़े बालक हैं उनको जो है प्रगतिशील कक्षा में लिया जाता है और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है देखा जाता है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की जो अधिगम सामग्रियां हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और उस क्लास की जो है प्रगति होती है, इसलिए इसे प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दिया जाना चाहिए। साथियों, समावेशी कक्षा आपको बता दें कि समावेशी कक्षा क्या है। समावेशी कक्षा का तात्पर्य होता है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं, उसके बाद मंद बुद्धि और उसमें दिव्यांग बालक हैं, सभी को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनको समावेशित किया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें जो है किस पे जोर दिया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसमें अवसर प्रदान करना समावेशी कक्षा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। साथियों, आपको बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आपसे प्रश्न पूछ सकता है सीटेट में कब आया, तो ये आया 2016 में। इसमें कह रहा है कि यदि कोई डिसेबल छात्र है या व्यक्ति है, कोई भी है, तो हम उसे किस प्रकार से बुला सकते हैं। हम उसे विकलांग छात्र कह सकते हैं। साथियों, एक जो है एक टीचर या छात्र होने के साथ हमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे विकलांग छात्र नहीं कहना है, गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी कह रहा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो विकलांग छात्र हैं उन्हें दिव्यांग छात्र के नाम से जो है मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। साथियों, आपको बता दें कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो विभिन्न चीज़ों को कैसे सीखता है, वो जो है चीज़ों को छू कर सीखता है। साथियों, सर्वप्रथम वो छू कर स्पर्श के माध्यम से किसी चीज़ को सीखता है। उसके बाद बता दें कि वो स्पर्श के द्वारा उसके बाद मूर्त रूप से किसी वस्तु को जब स्पर्श किया तो उसके सामने वो मूर्त रूप से होनी चाहिए। मूर्त रूप मतलब साक्षात रूप में उसके सामने होनी चाहिए। उसके बाद वो जो है कल्पना, जैसे जैसे उसकी किशोरावस्था तक जाता है, वो अमूर्त वस्तुओं में जो है अपनी जो है रचनात्मकता है, उसके अंदर अवसारी चिंतन का विकास होता है। तो पहले तो स्पर्श के माध्यम से, दूसरा चरण मूर्त और तीसरा चरण अमूर्त के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेदिक। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो पहला संवेदिक या स्पर्श, दूसरा मूर्त और तीसरा अमूर्त। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन। साथियों, अपसारी चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन जिसमें बच्चा रचनात्मक होता है, इसमें बच्चा रचनात्मक होता है, ये समस्या समाधान पर आधारित होता है, समस्या समाधान पर आधारित होता है। इसलिए सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है कि बच्चे के अंदर जो है अपसारी चिंतन का विकास होता है और वो अपसारी चिंतन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों से तात्पर्य है कि जैसे कोई बिहार का छात्र है, कोई उत्तर प्रदेश का छात्र है और कोई दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक का छात्र है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दें
कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चा आया है तो उसके लिए भिन्न भिन्न, जैसे कोई दक्षिण भारत का है तो उसके लिए दक्षिण भारत का उदाहरण लेना है, और उत्तर भारत का है तो उसके लिए उत्तर भारत का उदाहरण लेना है, जिससे उसके जो ज्ञान के निर्माण में है उसमें सहायता मिल सके। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। साथियों, आपको बताना है कि जो समस्या समाधान है उसको किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सुसाध्य मतलब उसको किस प्रकार जो है समस्या समाधान को किस प्रकार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका जो है उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। साथियों, भिन्न भिन्न रूपों में हमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के समस्या समाधान के लिए समरूपों का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको नहीं शब्द पर जो है देखना है। आप एग्जाम में आप बैठते हैं तो नहीं शब्द पर अंडरलाइन कीजिए। नहीं पूछ रहा है कि क्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, क्योंकि हम प्राथमिक छात्र के बालकों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ हमें सरल संरचनाओं का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अध्यापक को शिक्षक छात्र और आकलन की दृष्टि पर संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि शर्मिंदगी। साथियों, शर्मिंदगी की बात करें कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो बोलने में हिचकिचाते हैं। साथियों, बोलने में हिचकिचाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उनका जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है कि वो प्रभावित होगा ही। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शर्मिंदगी का ज्ञान संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी हमें अधिगम में सहायता नहीं करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। साथियों, आपको बताना है कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे प्रभावशाली सभी है, चारों ऑप्शन अगर देखें तो सभी प्रभावशाली हैं, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, सबसे अधिक प्रभावशाली क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। हमेशा समस्या समाधान, बालकों में समस्या समाधान को हमें विकसित करना है जिससे वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें, वो समस्या समाधान अपनी संकल्पनाओं का स्वयं जो है निर्माण कर सके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि उनका जो त्रुटियों का विश्लेषण करना है वो किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो अध्यापिका है उसका जो क्रियाकलाप दिया गया है उसको छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण किस प्रकार करेगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जब बच्चा गलती करेगा, साथियों, जब बच्चा गलती करेगा तभी वो अपने आप से जो है सीखना प्रारंभ करेगा। यदि हमेशा टीचर उसको गलतियों को जो है हमेशा उसको डांटती फटकारती रहेगी तो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए अधिगम में जो त्रुटियां हैं वो एक अधिगम का एक हिस्सा है, उसको हम हिस्सा मान के चलते हैं, क्योंकि
जो पैडागॉजी है इसमें जो है त्रुटियों को अधिगम का एक हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। यहाँ साथियों आपसे कह रहा है कि जो अधिगम की अभिप्रेरणा है उसको किस प्रकार जो है बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि हम अधिगम यदि हम अधिगम करते हैं तो हमारे अंदर अभिप्रेरणा अवश्य होनी चाहिए। अभिप्रेरणा होगी तभी हम किसी चीज़ को सीख सकेंगे। तो जब सीख सकेंगे तो अभिप्रेरणा हमारी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। तो हमेशा जो बच्चों के अंदर हमें अभिप्रेरणा जगानी हो, आंतरिक अभिप्रेरणा जगानी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देना है, क्योंकि उसको प्रवीण बनाना है। आंतरिक रूप से जब हमसे हम अभिप्रेरित करेंगे बालक को तो वो जो है अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर उसकी प्रवीणता का विकास करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि अधिगम की सर्वोत्तम कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी देखते हैं तो यहाँ पे संतुलित उत्तेजना, क्योंकि हम यदि अधिगम कर रहे हैं या अपने बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं तो यदि हम जो है उच्च रूप से उत्तेजित हैं, यदि हम उत्तेजित रहेंगे बहुत तेज से तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो है संतुलित उत्तेजना दिखाना है, बहुत हाइपर नहीं होना है। और उसके बाद कह रहा है कोई भय नहीं, हमें अधिगम के दौरान जो है अपने अंदर भय रखना ही नहीं है। साथियों यदि हमारे अंदर भय होगा, हमारे अंदर डर होगा तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कह रहा है संतुलित उत्तेजना रखना है, बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होना है और कोई भय नहीं होना। तो इसलिए यहाँ पे अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश। तो ज्ञान की संरचना में जो है क्या है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ज्ञान की संरचना को जो है जो यहाँ पे निरूपित कर रहा है, यहाँ पे रचनात्मक विचार क्या है। यहाँ पे रचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और बात करें तो बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि पियाजी महोदय ने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम संरचनात्मक में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। साथियों यदि हम अपने बच्चों को जो है अधिगम करवा रहे हैं, यदि हम छोटे प्राइमरी बालकों को अधिगम करवा रहे हैं तो अधिगम में जो है कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि योग्यता सुधार है। यदि हम किसी बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं, उसने कोई जो है त्रुटियां किया है तो उसके जो त्रुटियां हैं उसमें हम अपने शिक्षक के द्वारा उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ये धारणा जो है उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो परिपाटी है साथियों, हम अधिगम के दौरान बच्चों को किस किस प्रकार से सिखा सकते हैं, हम किस प्रकार जो है अधिगम एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है, क्योंकि बच्चे अपने अंदर संकल्पनात्मक जो विचार है, रचनात्मक विचार को कैसे समझ सकते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ कह रहा है अन्वेषण और संवाद। हमेशा बच्चों को खोज पर आधारित, साथियों बच्चों को हमेशा खोज पर आधारित अधिगम, हमें टीचर होने के नाते खोज पर, अन्वेषण पर, डिस्कवरी, साथियों डिस्कवरी लर्निंग हमेशा करवाना, और संवाद, समूह में हमें संवाद करवाना है, जिससे बच्चों के जो अधिगम हैं उनको हम जो है ठोस रूप में उनके अधिगम को जो है विचरित कर सकें।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब बच्चे, अब इसमें आपको बताना है कि बच्चे सीखने में कठिनाई कब करते हैं। तो एक टीचर होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि बच्चे जो है अपने जब उनको अधिगम कराया जाता है तो अधिगम के दौरान वो सीखने में या अधिगम करने में किस प्रकार कठिनाई महसूस करते हैं। तो कठिनाई किस प्रकार महसूस करते हैं यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। साथियों यहाँ पे बता दें कि यदि हम बच्चों जो कि हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा, तो उनकी जो सूची है वो सूची जो है अलग अलग हो जाएगी, तो जिससे बच्चा उसमें कठिनाई करने लगता है। तो बच्चों के सीखने में जो कठिनाई है वो सूचना के अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाने पर उनको कठिनाई हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य डैश होना चाहिए। साथियों यदि हम जैसे हम टीचर हैं, तो यदि हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे हम किसी टीचिंग ऐड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम किसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, किसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा जो कक्षा कक्ष है, हमारे कक्षा कक्ष में विभिन्न जो है संस्कृति और समाज के बच्चे बैठे हैं, तो उन्हें एक ही प्रकार की सामग्री से तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कह रहा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि विद्यार्थियों की ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे हम ऑडियो विजुअल ऐड करवाएंगे तो उसके द्वारा शिक्षा देंगे। यदि कोई बच्चा जो है सुनने में अक्षमता है, तो उसे जब सुनने में अक्षमता है तो उसके लिए हम जो है विजुअल का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों की ज़रूरतें और आवश्यकताओं को पहचान करना मूल्यांकन पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। साथियों आपको बता दें कि जो बच्चा होता है वो उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विभिन्न पृष्ठभूमि से जो आया हुआ बच्चा होता है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता होती है। कोई जो है किसी की रुचि खेलने में होती है, किसी की रुचि डांस करने में होती है, तो ऐसे भिन्न प्रकार की उनके अंदर जो है भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता को प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता होती है। आपको बता दें कि व्यक्तिगत भिन्नता है, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होती है, क्योंकि दोनों का मात्रा जो व्यक्तिगत भिन्नता है दोनों की मात्राएं जो है बराबर होती है। किसी की जो है इसमें यदि कहें कि आनुवांशिकता का ज़्यादा व्यक्तिगत भिन्नता में जो है विशेषता पाई जाती है और पर्यावरण का कम, तो ये गलत होगा। इसलिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका व्यक्तिगत भिन्नताओं पे पड़ती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाई गोट्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पे बताना है कि जो साइना है, साथियों जो साइना जो स्वयं से बात कर रही है वो किस प्रकार जो है यहाँ पे लेवाई गोट्स्की का जो उन्होंने भाषा चिंतन जो सामाजिक सांस्कृतिक का जो विकास का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने किस प्रकार बताया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वनियमन, क्योंकि जो साइना नाम की लड़की स्वयं से बात कर रही है, तो यहाँ पे
सेल्फ जो है यहाँ पे साइना जो स्वयं से बात कर रही है, तो यहाँ पे जो साइना यहाँ पे स्वयं से बात कर रही है, तो वाई गोड्स्की महोदय के जो सिद्धांत है उसमें उसमें जो साइना है वो स्वनियमन कर रही है, खुद से बातें कर रही है। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से वो अपनी जो समस्या का समाधान करने में स्वयं जो है स्वयं से बातें कर रही है। तो वहाँ पे निज वाक कर रही है, जिसे हम प्राइवेट स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? इसे हम निजी वाक भी कह सकते हैं, जिसे हम प्राइवेट स्पीच जो साइना के माध्यम से किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वनियमन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर जो है प्रदान करना चाहिए। हमें अपने जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को विभिन्न अवसर दिए जाते हैं कि वो स्वयं से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। तो इसीलिए प्रगतिशील कक्षा ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का निर्णय लेती है। लेवाई गोड्से के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। साथियों आपको बता दें कि लेवाई गोड्से का जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उसी पर आधारित है कि वो शिक्षिका क्या करेगी, अध्यापिका। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ के रूप में। साथियों पाठ की बात करें तो जिसे हम इंग्लिश में इसके फोल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है। साथियों आपको बताना है कि पिता का कथन इसमें क्या बढ़ावा दे रहा है। तो साथियों बता दें कि यहाँ पे आपको बता दें कि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो पिता है वो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि लड़का और लड़की एक समान होता है। कोई कार्य जो है साथियों बटा नहीं है कि ये लड़की है तो ये झाड़ू लगाएगी, लड़का है तो डॉक्टर या पायलट बनेगा। तो कोई भी किसी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता रूप से जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें तो कि वो जो पिता है वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। साथियों आपको बता दें कि जो बहुबुद्धि है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध की विभिन्न दशाएं। साथियों जो बुद्धि हैं उनकी विभिन्न दशाएं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ पे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश स्तर को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री कन्वेंशियल हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास के जो है 3 स्तर दिए थे। साथियों 3 स्तर, और इस 3 स्तर के 6 चरण प्रतिपादित किए हैं, जिसमें इन्होंने परंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत 3 स्तर जो है दिए थे और 6 चरण दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों आपको बताना है कि जो सामाजिकरण का सिद्धांत है वो कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यहाँ कह रहा है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों साथियों? क्योंकि विद्यालय सामाजिकरण का
द्वितीय कारक है। साथियों, जो विद्यालय व समाजीकरण का जो है सेकंड कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। इसलिए समाजीकरण के संदर्भ में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो समाजीकरण के संदर्भ में यही बातें जो है आपको देखने की मिलती है कि समाजीकरण में जो है समाजीकरण का द्वितीय कारण क्या है, विद्यालय और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक जो है कारक है। तो साथियों, ये 30 प्रश्नों की व्याख्या आप लोग को कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये 30 प्रश्नों की व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस सेशन को साथियों लाइक कीजिए और साथियों अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको काफ़ी सहायता एग्जाम में मिलती है। आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो साथियों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू साथियों, जय हिंद।